नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज एक थोड़े से नए प्रारूप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके सामने। और मैं लेके आया हूं जो सीओपी गोल्स सेट किए गए थे, सीओपी 26 में जो क्लाइमेट गोल्स सेट किए थे इंडिया ने, जो हेफ्टी गोल्स सेट किए थे, उसकी करंट सिनेरियो, उसका करंट सिचुएशन क्या है एंड कैसे इंडिया उसको अचीव कर सकता है, और क्या ये गोल्स रियली अचीवेबल है या फिर ये सिर्फ कहने की बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर कट एनालिसिस, प्रेजेंट डे सिनेरियो और जो 2030 तक के शॉर्ट टर्म गोल्स है और उसके बाद में जो एक लॉन्ग टर्म गोल है, और ये पूरा का पूरा पंचामृत जो गोल सेटअप किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इन सब का एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपके सामने होने वाला है। इससे पहले मैं शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दिल खोल के पसंद कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा आता है, लगता है तो। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि पंचामृत है क्या। तो पंचामृत के अंदर अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो इसमें बेसिकली 4 शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किया गया है। 4 शॉर्ट टर्म है, यानी कि ये जो टारगेट्स हैं 4, ये 2030 तक के हैं, और एक है 2070 का, जिसे हम जो सबसे ज्यादा पिक्चर में आ वो था नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट हम लोगों को अचीव करना है, उसके बारे में है ये। अब इसमें जो 4 शॉर्ट टर्म है वो ये रहे आपके सामने। उसमें पहला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि 500 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हमें पहुंचानी है 2030 तक। अभी जितनी भी है 134 के आसपास है, 134 गीगावाट प्रेजेंट डे। अभी आगे मैं एक पाई चार्ट से आपको समझाऊंगा। 134 गीगावाट है और इसको हमें ये साल खत्म होते होते तक 500 गीगावाट पहुंचाना है। और ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल आता है, इसमें न्यूक्लियर आ जाता है, सोलर आता है, विंड आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे कैपेसिटी हमको बिल्ड करनी है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2030। उसके बाद में 50% एनर्जी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया में अभी 1000 यूनिट, मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 यूनिट्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिजली की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 1000 यूनिट्स हैं, इन 1000 यूनिट्स में से 500 यूनिट मिनिमम किससे डेवलप होनी चाहिए? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से, रिन्यूएबल सोर्सेस से। और वो रिन्यूएबल सोर्सेस कौन कौन से हैं आपके? नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि मेनली कोल एंड गैस एंड डीजल। इन सबको अगर आप निकाल दें तो आपके सारे के सारे रिन्यूएबल आ जाते हैं। तो ये दूसरा टारगेट है 2030 तक का। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को 1 बिलियन टन रिड्यूस कर देना है। कहने का मतलब है, देखिए, एमिशंस को रिड्यूस करने का मतलब यह है, इंडिया की जो अप्रोच है वो हर एक सेक्टर में से, हर एक सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर से मिला के हमें 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं उसको कम करना है, उसको खत्म कर देना है, इतना रिड्यूस करना है, इतने अमाउंट से। और लास्ट है कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%। देखिए, 2 चीजें हैं यहां समझने की। ये कार्बन इंटेंसिटी शब्द बहुत अहम है और बहुत टेक्निकल सा है, तो समझ में भी नहीं आता। सुनिए, कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है बेसिकली कि आपने जितनी भी बिजली प्रोड्यूस की पर यूनिट आपको कितना कोल आपने कितना कार्बन आपने एमिट किया। पर यूनिट बिजली डेवलप करने के लिए आपने कितना कार्बन एमिट कर दिया सराउंडिंग्स में। यानी कि आपने बिजली बनाई 1 यूनिट, आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया मान लीजिए 10, तो वो एक हार्मफुल सिचुएशन है। अगर आपने बिजली बनाई 1 यूनिट और आपने कार्बन ऐड किया वहां पे कितना, लेट्स से 0.5, तो ये कार्बन इंटेंसिटी का इंडिकेटर है। एंड इंडिया इसको 45% से कम लेके आना चाहता है। हम लोग 45% से कम लेके आना चाह रहे हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी इसे 22% से बिलो कर चुके हैं, राइट? बट हम लोग अभी इसे 45% से कम करना चाह रहे हैं। सो ये भी एक हेफ्टी गोल है जो 2030 तक हमें मीट करना है।
इसके बारे में चैलेंजेस क्या है वो भी देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सोने पे सुहागा और जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है वो लॉन्ग टर्म गोल है। और ये लॉन्ग टर्म गोल क्या सेट किया हमने, नेट जीरो कंट्री बनना है, नेट जीरो कार्बन कंट्री बनना है बाय द ईयर 2070। इसका मतलब समझ रहे हो? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितनी, पहली बात तो हम कम करेंगे और जितना भी करेंगे वो वापस ले लेंगे। ये है नेट जीरो, बैलेंस खत्म, बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, जितना दिया उतना लिया, खेला खत्म, खेला खत्म, कुछ नहीं, कुछ है सराउंडिंग्स में कुछ नहीं छोड़ा, नेट जीरो बैलेंस है, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है एंड इसको जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सबने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। एंड इंडिया की अगर बात करें तो लगातार 3 साल से हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड इंडिया इसको लेके बहुत ज्यादा वोकल रहा है, चाहे वो आप वन सन वन ग्रिड जो अनाउंसमेंट थी उसके बारे में देख लीजिए, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो कि अभी इंडिया के द्वारा की गई हैं। आइए अब इसमें हम लोग अगला देखें, इंडिया अभी कहां स्टैंड करता है। देखिए ये आपके सामने जो टेबल है ये दुनिया में जो शेयर है, परसेंटेज है कार्बन एमिशन का, उसके बारे में बताता है। देखिए चाइना टॉप पे है, चाइना की अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स चाइना इज ऑन टॉप, तो चाइना जो है लगभग 29% चाइना ऐड कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड वर्ल्ड का, 14.02। इंडिया इज ऑन थर्ड पोजीशन 7.09, राइट। और अगर कार्बन एमिशन टन्स की बात करें, ये बेसिकली टन्स है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया काफी ज्यादा इस मामले में आगे है, 2533 मिलियन टन्स, राइट, ये मिलियन टन्स, तो इतना ऐड कर रहा है। तो इंडिया इस मामले में तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर हम लोग पर कैपिटा वाइज देखें तो लगभग 2 ही आता है, जबकि बाकी कंट्रीज की बात करें तो देखिए चाइना का, यूएसए का और रशिया का, इनफैक्ट जापान, जर्मनी, और यहां पे कौन है, यहां पे आपका कनाडा, ईरान, यहां देखिए आप साउथ कोरिया, इंडोनेशिया तक हमसे ज्यादा है, सऊदी अरेबिया, ब्राजील। अब ये पर कैपिटा का मतलब क्या है, पर पर्सन, एक व्यक्ति एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो देखिए क्या है कि इंडिया में हर एक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज पर कैपिटा कम है, लेकिन व्यक्ति बहुत अधिक है। अब आप सोचिए ना कि सब कोई थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये वैल्यू ज्यादा आ जाती है और जो इंडिया को थर्ड नंबर पे पहुंचाती है। और इसी कारण से इंडिया को डेवलप्ड बोलता है चाइना, जबकि इंडिया इसको दिखा के बोलता है कि हम डेवलपिंग नेशन है। क्योंकि आप देखिए ये टॉप 12 कंट्रीज हैं, टॉप 12 कंट्रीज में पर कैपिटा में इंडिया सबसे पीछे और कहीं मार्जिन से पीछे है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं बाकी सारी, इनमें अगर आपको एक बात बता दें, मतलब वो एग को जैसे ऑमलेट बनाना है और एग को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ग्राइंड करना है या उसको मिलाना है, फेंटना है, मिक्स करना है, तो उसके लिए भी वो एक क्या बोलते हैं उसे, हैंड हेल्ड ग्राइंडर यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। वैसे हमारे यहां तो मस्त चम्मच डाला, जप बना के मस्त निपटा दीजिए, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। तो दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इवन बहुत छोटे छोटे कामों के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई। बहरहाल इंडिया की तरफ से ये जो मूव है ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल मूव है, पूरा वर्ल्ड इसे अप्रिशिएट किया है, कर रहा है, जो हमने पंचामृत गोल सेटअप किए हैं। इस डेटा को याद रखना जरूरी है। उसके बाद में ये जो डेटा है अभी प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा है, ये देखिए आप, मैंने बताया था कि शेयर कितना है ना, तो ये जो पिंक सेक्टर आप देख रहे हैं ये रीन्यूएबल्स है। और रीन्यूएबल्स में क्या क्या आ जाता है आपका, रीन्यूएबल्स में अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग यहां पे सोलर एंड विंड की बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में मेजर कैपेसिटी जो है वो इनका है, राइट। और देखिए 23% ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 50% तक पहुंचना है, राइट।
हाइड्रो भी इसी में इंक्लूड होता है, रिन्यूएबल्स में ही। न्यूक्लियर हमारे पास में इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज डिपॉजिट्स नहीं है हमारे पास में, रिलाय रहना पड़ता है उसके जो फ्यूल है उसके लिए बाकी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील हुआ, कनाडा हुआ, इनके ऊपर। सो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर हम लोग नेचुरल गैस एंड इसको मिला के देखें तो 62% लगभग ये बन जाता है हमारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर, इन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। इसको चेंज करना है हमें, और इसको चेंज करना है हमें इससे। 2030 तक के जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के गोल्स हैं वो ये हैं, देखिए 56%, और यहां देखिए पिछला वाला 55%, ये कोल है और ये रिन्यूएबल यहां पे। तो अभी ये 87 गीगावाट है, 87 गीगावाट, और इस 87 गीगावाट को हमें कहां पहुंचाना है, 300 गीगावाट। आप समझ रहे हैं, 300 गीगावाट प्लस विंड कैपेसिटी को 140 गीगावाट पहुंचाना होगा। जो ये हमारा यहां पे 87 गीगावाट है, और हाइड्रो अगर मिला ले तो ये अभी मैंने बताया था 134 के आसपास हो जाता है। तो उसको चेंज करके हमें यहां पे बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट लेके आने होंगे। और ये तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी हाइड्रो की, 45 समथिंग गीगावाट है, और आगे चल के इसे 69 तक पहुंचाना है, राइट। और बाकी फिर ठीक है, ये जो है न्यूक्लियर है वो भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ेगा, और बायोमास ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया के रिन्यूएबल्स की हमारी जो डिमांड है, जो हमें पहुंचाना है, ये 535.97 का, ये दिस इज बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रिपोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रिपोर्ट कह रही है। एंड इसी के बेसिस पे वो जो शॉर्ट टर्म गोल था वो सेट किया गया था। तो आई होप आपको डेटा से अच्छे से समझ में आया हो। उसके बारे में नेट जीरो क्या है ये मैं आपको बता चुका, कि जितना हमने रिलीज किया उतना ले लिया, जितना दिया उतना ले लिया। अब आप किसी दोस्त को बोले मैं तुझे पार्टी देता हूं, बट ठीक है पार्टी दे दी साहब, मस्त खिलाया पिलाया, और बाद में बिल आपने उसी से भरवा लिया, तो आपके जेब से क्या लगा, नेट जीरो। वैसा ही कहानी यहां पे भी, आपने रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए 100 टन रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये बार बार आपको दिखेगी भी आगे चल के। कार्बन आगे चल के मीन्स आगे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज क्योंकि कहीं जा नहीं रहा है, इट इज गोइंग टू स्टे। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये वाला जो नाम है ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। अब ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है इसको हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, वैसे आपको मैं बताऊं तो भूटान जो है वो इकलौता ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया का जो कि कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन नेगेटिव है ना। कार्बन न्यूट्रल का मतलब भी देखिए यहां पे क्या मेंशन्ड है, नेट जीरो एमिशन को ही कार्बन न्यूट्रल भी कहा जाता है ना। जबकि यहां पे देखा जाए तो जीरो एमिशन और जीरो कार्बन थोड़े से अलग हैं। जीरो एमिशन आपने एमिट कुछ नहीं किया, जीरो कार्बन इसका मतलब जितना आपने एमिट किया उतना ले लिया, तो दोनों में ये मूलभूत अंतर है। और भूटान कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी कि जितना वो रिलीज करते हैं उससे ज्यादा उसको ट्रैप कर लेते हैं। सो ये एक बहुत खास बात है, खैर पता होना चाहिए आपको। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, जितना हमने रिलीज किया उसको हम ट्रैप कर रहे हैं। कैसे? सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाइए। आपको पता है पूरी दुनिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो दुनिया के लोग हैं, उन लोगों को 8 बिलियन अप्रोक्सीमेटली होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो उन लोगों का पेट भरने के लिए आपको 7% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया चाहिए, 7% खेती के लिए। वो लगभग यूरोप का क्षेत्रफल है, यूरोप का एरिया है। लेकिन अभी लगभग 22% के आसपास लैंड एरिया पे खेती होती है। अब इसको कम करें पेड़ लगा के, और खेती के लिए कई बार जंगल के जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। एंड बाद में जब जैसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हुए थे, हमने देखा पिछले साल अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पूरा बर्निंग, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट का बर्निंग, बड़े दिल पसीजे थे और लोग बहुत परेशान हुए थे, ट्वीट्स पे ट्वीट्स ठोके जा रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस चैप्टर को भुला दिया गया। तो वैसे ही हालात ना हो,
और हम लोग ऐसी ड्रास्टिक चीजों से, ड्रास्टिक क्लाइमेट इफेक्ट से फेस ना करें और किसी ना किसी तरीके से खुद को बचा सकें, इसके लिए जरूरी यह है एफॉरेस्टेशन, सबसे बेस्ट उपाय है। उसके बाद वाटर रिजर्व्स, क्योंकि अभी देखिए जैसे अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो यह आपके सामने कार्बन साइकिल है। यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलती है वो है ओशियंस। ओशियंस भी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी प्लांट से, एनिमल से तो जाता ही है। उसके बाद ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग, देखिए इंसान के आने से पहले ये नहीं था फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन, लेकिन इंसान के आने के बाद ये जरूर हो गया और इसी ने पूरी की पूरी इक्वेशन बिगाड़ के रख दी। तो इसका मतलब यह हुआ, सिंपल सी गणित है, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो कुछ मत करो, यहां पे आप खेती करना, यहां पे आप पेड़ लगाना चालू कर दो। दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और भी नई टेक्निक्स हैं, और भी अच्छी अच्छी नई नई बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं, जैसे कार्बन को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसी कार्बन को यूज करके ब्रिक्स बनाना, उन ब्रिक्स से रोड बनाना। सो बेसिकली ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेसेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन जो है वो है एफॉरेस्टेशन। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, आप किसी का बर्थडे मनाना चाहते हैं, प्लांट सम ट्रीज। एंड सिर्फ प्लांटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आप समझिए कि व्हाट इज द पावर ऑफ 1 बिलियन पीपल। वी आर 1 बिलियन स्ट्रांग, 1.5 बिलियन स्ट्रांग, 1.5 अरब हमारी आबादी है। आप समझिए 150 करोड़ हैं हम, और अगर इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी की लड़ाई में अगर हम लोग रह गए, तो फिर जो एक विश्व गुरु बनने का हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, अलग अलग मंचों पे जाके हम लोग कहते हैं और कहते हैं कि वी कैन शो द पावर ऑफ इंडियंस, वी कैन डिफीट द चाइनीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन डिफीट देम, वी कैन डिफीट दैट, वो महज एक सपना बन के रह जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इज द रियल प्रॉब्लम जो कि दुनिया फेस कर रही है, और जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए अगले 100 सालों के लिए। लेट्स वर्क ऑन दैट, लेट्स प्लांट सम ट्रीज, लेट्स टेक केयर ऑफ दोज ट्रीज। दैट इज व्हाट रियल डिफरेंस मीन्स। वरना आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स, आपके घर, आपकी आने वाली जनरेशंस, कोई मायने नहीं रहेंगे इनके, कुछ मतलब नहीं रहेगा इनका अगर आपने अभी से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये दुनिया आपने विरासत में नहीं मिली है अपने पूर्वजों से, आपने इसे उधार लिया है अपने आने वाली जनरेशन से। सो कम से कम 1 से 2 जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, इंडिया ने जो ये अनाउंसमेंट्स किए पंचामृत के, इससे इंडिया को एप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मिला ग्लोबली। उसके बाद में हमें बूस्ट मिला क्लाइमेट चेंज के फाइट अगेंस्ट फाइट करने का। इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेटिक पावर होती है, इन्फ्लुएंस पावर होती है, मिलिट्री पावर हार्ड पावर कहते हैं, सॉफ्ट पावर इसे कहा जाता है। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी। उसके बाद इंडिया अपनी जो बातें उसने पेरिस एग्रीमेंट में रखी थी उनमें ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जो कि ग्लोबल लीडर्स अप्रिशिएट कर रहे। देखिए, इंडिया ने जो पंचामृत गोल सेट किए वो वॉलंटरी थे, किसी ने थोपे नहीं थे इंडिया पे, बट इंडिया ने ऐसा किया। दैट शोज दैट वी हैव द पावर टू लीड ऑन। हम लोगों के पास में वो ताकत है कि हम लोग लीड कर सकते हैं। वी कैन लीड द वर्ल्ड बाय एग्जाम्पल, राइट? सो दैट इज अप्रिशिएबल। उसके अलावा देखिए, टॉप 10 बेस्ट मैं बता रहा था परफॉर्मिंग कंट्रीज, उसमें 3 साल में लगातार बेस्ट टॉप 10 में रही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। चेक कीजिएगा, ये ग्रीन वॉच के द्वारा लॉन्च किया गया था जब COP26 हो रहा था तब। इंडियन रेलवेज ऑलरेडी नेट जीरो बनने की घोषणा कर चुका है बाय द ईयर 2030। बहुत बड़ी बात है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, इंडियन रेलवेज, प्राउड की बात। एनीवेज, दूसरों पे भी ये मॉरल ऑब्लिगेशंस इंपोज करता है। ग्रीन इकोनॉमी बढ़ेगी। देखिए, जब ग्रीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट होगा
तो ग्रीन इकोनॉमी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है, चेंज है जो इंडिया के लिए पॉसिबल है। उसके बाद किसी ने यह सोचा नहीं था, सब प्रेशराइज कर रहे थे चाइना को, और यहां पे इंडिया ने पूरा का पूरा बाजी पलट दी इस अनाउंसमेंट से, एंड इंडिया वॉज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। सो ये चेंज यहां पे देखने मिला। कुछ चैलेंजेस भी हैं, हर चीज सिल्वर लाइनिंग नहीं है। यहां पे चैलेंजेस हैं, जैसे कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। देखिए क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए, ये लोग डेवलप हो गए कोल एंड इस एनर्जीज को यूज करके। अब ये कह रहे हैं, जब हमारे डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप क्लीन एनर्जी पे जाइए, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इंडिया उसे अभी बेयर नहीं कर सकता, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है इंडिया के ऊपर। उसके अलावा इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है, फंडिंग नहीं है कि वो अपने प्रीवियस क्लाइमेट डील कमिटमेंट्स को भी फुलफिल कर सके। लेकिन उसके बावजूद इंडिया अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बातों पे एकदम काबिज है। जो 2015 मतलब फंडिंग के बावजूद भी हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। दैट शोज आवर विल एंड दैट शोज कि हमारी बातों में कितना दम है। उसके बाद देखिए यहां पे एक बात आती है ग्रीन फंडिंग की। ग्रीन फंड्स क्या होते हैं? जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी, क्योंकि अपने बारी में तो उन्होंने डेवलप हो गए, और जब उनके पास में पैसा है तो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी तो जरूरी है। अब हमारे पास में उतनी स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो पेटेंटेड है, टेस्ला के पास है, वो दे नहीं रहे। तो इनका ट्रांसफर होना, ग्रीन फंड्स का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। एंड ये जो कमिटमेंट था कि 100 बिलियन यूएस डॉलर दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, अभी तक दिए नहीं गए। किसके द्वारा? यूएसए, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन बेसिकली, राइट। तो इन लोगों के द्वारा दिया जाना था, इन लोगों ने दिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिना पैसे के कैसे काम होगा यार, सोचने वाली बात है। और इन अमेरिकियों का क्या है, ये तो सनकी है, आज कुछ बोल रहे कल कुछ बोलेंगे। सो एक्चुअली यूएसए एक ऐसी सुपर पावर है जो स्टेबल नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही उनका नेशनल इंटरेस्ट हावी होगा वो तुरंत गियर शिफ्ट कर लेंगे, जो यहां पे देखने को भी मिला, राइट। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बट फिर भी इंडिया इज परफॉर्मिंग टू गुड, एंड एज एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, हम सबका ये फर्ज बनता है कि जितना भी छोटा छोटा हो सके हम अपने एंड्स पे कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की ओर मदद करें। बिकॉज हमारे देश का प्रधानमंत्री जाके अगर अनाउंसमेंट करता है, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो 2030 तक मे बी ही इज नॉट गोइंग टू बी इन पावर, मे बी सम अदर पार्टी इज गोइंग टू कम, लेकिन एक इकलौता पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। ये 150 करोड़ लोगों की ताकत होगी जो कि इस बहुत बड़े ड्रीम को अचीव करने में मदद करेगी, एंड इंडिया को एज एन एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने लेके आएगी कि यस, दे आर द वर्ल्ड लीडर्स। और जो हम लोगों ने कोरोना काल में, जो कोरोना पेंडेमिक था, कोविड-19 पेंडेमिक था, उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव्स के माध्यम से देखा कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो 100 करोड़ वैक्सीन को बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली टच कर गया उस मार्क को, और अभी भी वैक्सीनेशन जारी है। तो यही है COP26 के अंदर हुए पंचामृत गोल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। आशा करता हूं आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।